अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ओहम्स लॉ। सो ओहम्स लॉ कहाँ से आया, किस तरह से आया, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है करंट के बारे में। इसी तरह से हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किया था कि करंट क्या है, करंट के यूनिट क्या हैं, करंट किन किन चार्जेस के वजह से जो है प्रोड्यूस हो सकता है, और देन उनको चार्जेस की बिहाफ पे क्या क्या नाम दिए गए हैं, और फिर हमने कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की भी बात की थी। अब जो करंट हम ने देखा कि जब चार्जेस फ्लो करते हैं इन टाइम ड्यूरेशन टी, तो क्या होता है कि करंट फ्लो करते हैं। अब अगर आप किसी भी कंडक्टर वगैरह की बात कर रहे हैं तो आपने ये तो कह दिया कि यहाँ इसमें से जब बैटरी साथ अप्लाई की है तो करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, इस वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि जो ये करंट पास आउट हुआ है वो कितना था, कितनी क्वांटिटी में ये करंट पास आउट हो सकता है इस एक स्पेसिफिक कंडक्टर के अंदर से। नो डाउट हमने कह दिया चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, टाइम हो रहा है तो करंट फ्लो कर जाएगा, लेकिन हर चीज़ की अपनी एक ख़ास कैपेसिटी होती है जिसके अकॉर्डिंग वो दूसरी चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है। लाइक कुछ में से 12 एम्पेयर करंट पास आउट कर सकता है। हमने अक्सर डिवाइसेस पे देखा होता है कि 12 एम्पेयर करंट या 12 वोल्ट इस चीज़ को दिए जा सकते हैं। हमारे चार्जर जो है, मोबाइल चार्जर, उनके ऊपर ये मेंशन होता है वोल्ट्स कितने देने हैं, एम्पेयर्स कितने देने हैं, तो वो उसकी कैपेसिटी होती है जिस हद तक वो एक चीज़ को अपने अंदर से पास आउट होने दे सकता है। लेकिन अगर हम ये करें कि उसको एक्स्ट्रा करंट दिए जाएं, एक्स्ट्रा वोल्टेजेस दिए जाएं, तो वो उसके लिए सही नहीं होगा, वो डैमेज हो जाएगा। तो अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ऑल द टाइम चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, टाइम गुजर रहा है तो करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन उस करंट की क्या वैल्यू होगी, कितना करंट बेयर कर सकता है, सो वो बताया ओहम्स ने। और ओहम्स के अकॉर्डिंग देन उसने एक लॉ दिया, और वो लॉ क्या है कि जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करते हो या सेल से कनेक्ट करते हो तो क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आ गए, नेगेटिव यहाँ पे हैं, तो क्या हमें नज़र आ रहा है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव की वजह से। सो एट द एंड ऑफ द कंडक्टर जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कितना करंट फ्लो करेगा। सो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता जा रहा है तो करंट उतना ज़्यादा फ्लो करेगा, अगर ये डिफरेंस कम है तो करंट उतना ही कम फ्लो करेगा। इट मीन्स इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, जितना यहाँ पे आप वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करवा दोगे करंट उतना ही फ्लो कर सकता है। अब यहाँ पे हमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन नज़र आ रहा है, अगर इसको कांस्टेंट में चेंज करना हो तो इक्वल्स टू सम कांस्टेंट यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ आ जाएगा आई। इस केस में जो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट है, ये है आर, और ये आर क्या है, बेसिकली रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस बेसिकली रुकावट का नाम है। वो रुकावट जो यहाँ पे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, लेट्स सपोज नेगेटिव चार्जेस हैं और यहाँ पे एटम्स भी मौजूद हैं, तो जब ये रेंडमली मूव कर रहे होते हैं, या अब हमने अप्लाई कर दी हुई है बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है, तो जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो ये क्या करते हैं, यहाँ एटम मौजूद है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो आपस में कोलाइड कर जाते हैं। सो इनकी जब ये मूव भी कर रहे होते हैं तो थोड़ी बहुत कोलाइजन हो रही होती है। वो कोलाइजन, वो रेजिस्टेंस क्या करती है, करंट के रास्ते में रुकावट बनती है और करंट को थोड़ा कम फ्लो करने में हेल्प आउट करती है। समटाइम ये हेल्प आउट भी करती है, समटाइम अच्छी नहीं भी होती। चार्जेस के दरमियान जो कोलाइजन हो रही है, वो कोलाइजन चार्जेस को चूँकि बहुत ज़्यादा फास्टली पास करने में नहीं अब हो रहा, उनसे ज़्यादा तेज़ नहीं वो जा पा रहे, इस वजह से क्या होगा कि वहाँ पे करंट फ्लो कम करेगा। सो वो रेजिस्टेंस क्या कर रही है, करंट के रास्ते में रुकावट बन रही है। और अभी हमने बात की कि जितना भी वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे उतना करंट पास आउट करेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक फैक्टर यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है जो कि रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करती जा रही है तो आपका करंट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्या होगा कि लेट्स सपोज इसको हमने कांस्टेंट रखा हुआ है कि ये 12 वोल्ट्स ही रहने,
पहले हमने यहाँ पे कहा कि 12 एम्पेयर करंट पास आउट करता अगर 12 वोल्ट दे रहे होते, लेकिन चूंकि अब ये कांस्टेंट जो यहाँ पे मेंशन किया है वो एक रेजिस्टेंस है जो कि रुकावट है। अब अगर हमें यहाँ पे इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, क्योंकि हर टाइम कोलाइड कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के साथ या दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, तो रेजिस्टेंस की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होती है। लेट्स सपोज अगर इसकी वैल्यू है 1 ओहम, देन हम कह सकते थे कि करंट जो है वो 12 था और 12 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 12 वोल्ट। रेजिस्टेंस इतनी कम थी कि वो अप्रोक्सीमेटली 1 ओहम थी, तो हमारे पास जितना पोटेंशियल डिफरेंस था उतना करंट पास आउट कर गया, ऐसा भी है। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू कर दे, यानी कोलिजन इतनी ज़्यादा हो गई है कि रुकावट ज़्यादा होती जा रही है, लेट सपोज ये 2 है, अगर ये रेजिस्टेंस 2 है तो इसके इक्विवेलेंट लाने के लिए अब करंट को 6 एम्पेयर होना पड़ा। इट मीन्स कि अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो करंट फ्लो कम करेगा, ताकि जितना वोल्टेज है उसको मेंटेन रखा जा सके कांस्टेंट वैल्यू तक। सो रेजिस्टेंस के ज़्यादा या कम होने से करंट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, इसलिए रेजिस्टेंस को बिल्कुल कम होना चाहिए, लाइक 1 ओहम होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें कि जो रेजिस्टेंस है इसके क्या यूनिट हैं, क्या इसका फॉर्मूला बन सकता है, सो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं और ये सेपरेट करके कुछ इस तरह से आ जाएगा V/I। रेजिस्टेंस का हमारे पास जो यूनिट है वो है ओहम, जो कि ओहम्स लॉ से ही आ रहा है। ओहम जो कि पर्सन का नेम था, उसी के बेस पे यूनिट का नेम है। यहाँ पे वोल्टेजेस हैं तो ये 1 वोल्ट हो जाएगा या जस्ट वोल्ट, और करंट का है हमारे पास एम्पेयर। सो 1 ओहम जो है इक्विवेलेंट है 1 वोल्ट पर एम्पेयर के, और जो ओहम की रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो 1 ओहम रेजिस्टेंस कब होगी, जब 1 एम्पेयर करंट पास आउट करेगा जबकि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, तो उस टाइम पे हमारे पास 1 ओहम रेजिस्टेंस होगी। सो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, सो 1 एम्पेयर करंट पास आउट किया और तभी हमारे पास जस्ट 1 ओहम रेजिस्टेंस आएगी। सो ये बहुत ज़रूरी है कि रेजिस्टेंस को मेंटेन किया जाए, ताकि जितना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उतना का उतना करंट भी पास आउट हो सके। इस सारी सिचुएशन में जो एक मेन कंडीशन है वो है फिज़िकल स्टेट कांस्टेंट रहनी चाहिए, और वो फिज़िकल स्टेट हमारे पास इस केस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के बगैर अगर आप इसको मेंशन नहीं करते स्टेटमेंट में ओहम्स लॉ की, तो आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होती। क्यों नहीं होती? अभी हमने कहा कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है कि करंट कितना फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस को हम 1 ओहम ले भी लें, लेकिन ये 2 ओहम किस केस में हो रही है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। इट मीन्स कि टेम्परेचर का कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे कांस्टेंट होना जहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 ओहम वैल्यू दे। अदरवाइज क्या होगा, जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ज़्यादा मूवमेंट होगी, ज़्यादा मूवमेंट में ज़्यादा कोलिजन होगी। जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी करंट को फ्लो करने में, उतनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। सो ओहम लॉ की स्टेटमेंट टेम्परेचर के बगैर कंप्लीट नहीं होती। अब क्या बनती है स्टेटमेंट कि जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस देंगे करंट उतना ही फ्लो करेगा। इट मीन्स करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया है, लेकिन फिजिकल स्टेट में टेम्परेचर का कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, तब ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है, अदरवाइज ये फुलफिल नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। मीन्स के वो कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जो कि ओहम लॉ को ओबे कर लेते हैं, 100% कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं कर पाते। सो जो करते हैं उन्हें कहते हैं ओहमिक डिवाइसेस, या और जो नहीं करते वो नॉन ओहमिक होते हैं। नॉन ओहमिक की अगर हम बात करें, इट मीन्स वो ओहम लॉ को ओबे नहीं कर रहे। ओबे क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पॉसिबल नहीं है।
टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो रेजिस्टेंस जो है वो एक सूटेबल वैल्यू नहीं शो करेगी। अगर रेजिस्टेंस की एक सूटेबल वैल्यू नहीं होगी तो कभी भी जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना करंट पास आउट नहीं होगा। इस वजह से नॉन ओमिक डिवाइसेस भी हमारे पास मौजूद हैं, और वो कौन कौन सी हैं, कुछ जो डिस्कस की गई हैं बुक में, वो हैं फिलामेंट बल्ब, and secondly semiconductor diodes। अब अगर इन केसेस में हम देखें कि क्या है, सो हम इसको ग्राफ के साथ भी डिस्कस कर लेते हैं। जो ओहम लॉ का ग्राफ है इसको IV ग्राफ कहते हैं, या आई थिंक VI ग्राफ है, इट्स IV ग्राफ, यस IV ग्राफ। जो तो आपको सम टाइम अगर ये MTCAT में नहीं भी पूछा जाता तो आगे जाके BS लेवल पे आपको IV ग्राफ या IR इस तरह की जो टर्म्स हैं उन्हीं के थ्रू पूछा जाता है। डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाता कि ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये वाला ग्राफ किस तरह होगा। सो आपको ये पता होना चाहिए कि जो IV ग्राफ है वो ओहम लॉ को का है, ओहम लॉ के थ्रू जो है हमारे पास ग्राफ आया है। अब इसमें अगर हम कह रहे हैं कि V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, इट मीन्स जितनी V की वैल्यू होगी उतनी ऑलमोस्ट करंट की होगी, सॉरी एम्पेयर आ जाएगा। और किस तरह से कि अगर वोल्टेजेस इंक्रीज करते जा रहे हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है करंट भी डिक्रीज हो रहा है। अगर हम इनका ग्राफ बनाते हैं तो ये किस तरह से बनते हैं, करंट की डिपेंडेंसी किस पे है कि कितना जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। सो जो चीज़ इंडिपेंडेंट है वो हमारी एक्स एक्सिस पे आती है। इसी तरह जो डिपेंडेंट है यानी करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है कि कितना होगा, इसलिए वो वाई एक्सिस पे है। और जो चीज़ें ओहम लॉ को ओबे कर रही हैं उनका एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है IV वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उन डिवाइसेस को या उन चीज़ों को डिस्कस कर रहा है जो ओहम्स लॉ को ओबे कर रही हैं, ठीक है। या ये भी पूछ लिया जाता है कि जो चीज़ें ओहम लॉ को ओबे कर रही हैं उनका ग्राफ IV ग्राफ किस तरह का होता है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। सो ये हमारा MCQs है कि ग्राफ किस शेप का होता है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये क्या शो कर रहे हैं, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा करंट भी उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। सो इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एक चीज़ इंक्रीज़ करी है दूसरी भी इंक्रीज़ करेगी, एक चीज़ डिक्रीज़ करी है तो दूसरी भी डिक्रीज़ करेगी। अब हम बात करते हैं नॉन ओहमिक फिलामेंट की। नॉन ओहमिक फिलामेंट में क्या नॉन ओहमिक डिवाइसेस की, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है बल्ब। बल्ब को हमने जब भी डिस्कस किया है 9th-10th क्लास में भी, तो हमने ये कहा है कि इसको जब प्रोवाइड की जाती है एनर्जी थ्रू द बैटरी, सो बैटरी से अगर हम कर रहे हैं तो वो एक केमिकल एनर्जी होगी, वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। सो ये बल्ब ग्लो करता है और इसके साथ साथ हीट जनरेट होती है। हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी आपको बल्ब के केस में मिलेगी। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब लाइट के साथ साथ हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट क्या कर रही है, टेम्परेचर इंक्रीज करवा रही है। आपने बल्ब को जब ग्लो करवाया तब कुछ इस तरह की कंडीशन थी कि तब वो ओहम लॉ को ओबे कर रहा था, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो उसके अंदर अब हीट की वैल्यू ज़्यादा होती गई, हीट ज़्यादा हो गई मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। अब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बल्ब के अंदर या जो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें कोलिजन ज़्यादा हो चुकी है। कोलिजन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि ओहम लॉ को वो ओबे नहीं करेगा, IR इसको ओबे करना ख़त्म कर देगा। सो एक हद तक जब अभी बल्ब को लाइट की दी है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है, तब तक वो ओहम लॉ को थोड़ा बहुत ओबे कर रहा था, जब तक वो एक ख़ास टेम्परेचर नहीं पहुंचा था जहां तक हमें चाहिए। उससे पहले पहले रेजिस्टेंस नॉर्मल थी। जैसे ही टेम्परेचर हीट प्रोड्यूस हुई, टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हुआ, ये ओहम लॉ को ओबे करना छोड़ देगा और इस तरह से मूव कर जाएगा। जो हमारे नॉन ओहमिक के केस में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। इसी तरह जो नेक्स्ट सेमीकंडक्टर डायोड के केस में है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जो इंसुलेटर्स भी होते हैं।
इंसुलेटर्स में आप जब उसको हीट प्रोवाइड करते हो, टेम्परेचर देते हो, तब उनमें से कुछ ना कुछ जो है फ्लो हो जाती है हीट, तो इस वजह से वो सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं। सो उनमें हाफ करेक्टर जो है इंसुलेटर्स का होता है और हाफ कंडक्टर्स का होता है। सो उस केस में भी क्या है कि आपको सेमीकंडक्टर बनाने के लिए टेम्परेचर वगैरह रिक्वायर होता है। अब इसमें अगर टेम्परेचर रिक्वायर होता है तो वो उसके ख़ास रेंज होती है, और वो रेंज उस रेंज से ज़्यादा होती है जहाँ तक रेजिस्टेंस को आप एक हद तक कंट्रोल कर सकते हो। यही वजह है कि जो सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं या फिलामेंट बल्ब हैं, उनमें टेम्परेचर को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं रहता। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा, ओहम लॉ ओबे नहीं होगा और वो नॉन ओहमिक डिवाइसेस कहलाएंगे। सो ओहमिक के लिए जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होता है, जबकि नॉन ओहमिक के लिए जो है वो डिफ़र कर जाता है। इसी तरह अगर सेमीकंडक्टर डायोड के केस में देखें तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है कि पहले इस तरह से था, देन ये इस तरह से इंक्रीज़ कर गया। सो ये हमारे पास डिफरेंट एक शेप आ रही होती है, तो यहाँ पे क्या हम कहते हैं कि ये ओहम लॉ को ओबे नहीं कर रहा। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द ओहम्स लॉ।